अभी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने सुना, सुनील जी को भी सुन लिया शायद, और सुनीलम जी को भी सुन लिया। अब मैं पहुंच रही है, मोबाइल पर आ गया हूँ, पहले लैपटॉप पर कोई था, कोई मोबाइल पर। दिक्कत, बस आवाज आप तक पहुंच जाए और आपकी आवाज हम तक आ जाए प्रॉपर, यही है। मैंने दो चीजें देखी, ठीक। जो हम बात इसी पे करेंगे, शुभेंदु अधिकारी के समक्ष चुनौतियों की बात है, और है बहुत गंभीर किस्म की चुनौती है। और उन्होंने ये कहा है कि भय आउट, भरोसा इन। तो क्या इसको ऐसे भरोसा किया जा सकता है कि भरोसा इन हो जाएगा, जो इतनी सारी बातें सुन रहे हैं? आपकी अपनी राय। देखिए, सुनील जी ने अभी बहुत शुभेंदु अधिकारी के बारे में जितना विस्तार से कहा और जितना गहराई के साथ कहा, मैं समझता हूँ वो काफी है अपने आप में। मैं तो इनको दूसरे किस्म का हेमंत शर्मा मानता हूँ, जो असम के जो हैं। अभी कहा है तो सुनीलम जी शुभेंदु ने, अधिकारी, सुनीलम जी ने वही कहा कि ये अब होड़ हाँ, मचेगी, मैं उसको चैन उनको उगल शुरू सकती से वही मानता हूँ। सिर्फ इसमें ये है कि एक बड़ा, क्योंकि बीजेपी का, यानी पहले जब ये जनसंघ थी, एक बड़ा पुराना स्वप्न था कि भाई 1952 से कि कभी पश्चिम बंगाल में हमारा एक छत्र राज हो। क्योंकि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता ही, बंगाल का ही है। तो जाहिर है कि उनको बड़ी, कि आज सबसे बड़े, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़े अमित शाह की, आपने देखा होगा, तो एक एक तरीके का दर्द उनकी बॉडी लैंग्वेज में प्रतिबिंबित हो रहा था। और शुभेंदु अधिकारी, यानी ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, इधर योगी और उधर हेमंत शर्मा, ये तीनों की जो हो गए आने वाले समय में, तीनों में जबरदस्त कंपटीशन होगा। और कंपटीशन क्या, कौन ज्यादा से ज्यादा नफरत अपने अपने राज्यों में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पैदा कर सकता है। हमने शुभेंदु अधिकारी ने तो अभी परसों कहना भी शुरू कर दिया कि साहब, मैं देख रहा था एक वीडियो कि हम इसे गाजा बना करके छोड़ देंगे। तो ये शब्द गाजा उनके मुंह से निकलना ही अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत देता है कि आने का आप क्या करेंगे। इसका मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की जो में 30-40% जो अल्पसंख्यक हैं, उनको सीधी चेतावनी है, भय। तो आप विश्वास कैसे प्राप्त करेंगे जब आप अपने भय से अपने सियासी सफर को शुरू कर रहे हैं? और माने मुख्यमंत्री की शपथ कल आप ले लेंगे और इसके बाद तो मनमानी ढंग से आप करने लगेंगे। जैसे कि अभी सुनील जी ने कहा कि मैं देखा था कि 4 उनके जो विश्वस्त लोग थे, अलग अलग समय पर वो अंतर्धान हो गए, उनका निधन हो गया। आज भी वो रहस्य बना हुआ है उनके। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पूरी राजनीति है, वो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हिंसा में लिप्त है। तो आप पश्चिम बंगाल, एक, ये मान के चलिए, जो बंगाली है जो मूल है, एक इमोशनल और सेंटिमेंटल होता है, और उसको बहुत आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक सीमा के बाद सहन करेगा शुभेंदु अधिकारी को, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि एक भद्रलोकी संस्कृति भी रही है, वहां से जन जागरण होता रहा है। अगर आप 19वीं सदी का और फिर 20वीं सदी का शुरुआत का देखें, तो इतना जल्दी अमित शाह ये सोचते हैं कि हम शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से पश्चिम बंगाल की इथोस को बदल देंगे, उसमें मुझे भी संदेह लगता है। लेकिन देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि इस समय 27 लाख लोग, और उससे पहले 91 लाख लोगों को तो पूरी तरह डिलीट कर चुके हैं। 27 लाख लोगों का मामला सामने है। तो जाहिर है कि 91 लाख लोगों का भी मामला उठेगा जिनको बहुत पहले शुरू में डिलीट कर दिया गया था। कैसे शुभेंदु अधिकारी उसको सामना कर सकेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से शांत रहेगा, ये इसमें मुझे कई तरह की आशंकाएं हैं। और जाहिर है कि ममता बनर्जी का जो जानते हैं संकल्प शक्ति बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को पानी पिला दिया है। उनकी संकल्प शक्ति, उनके, हालांकि उनकी कामकारी शैली से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, फिर भी तो ऐसे में वो कहाँ तक उसको स्वीकार करेंगे, कहाँ तक, मतलब मैं समझता हूँ वो खामोश रहने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जो 2 दिन पहले पहुंचे और कि हम आपके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, तो ये मामला सॉरी
पूरे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। अगर करेंगे तो हिंसा फैलेगी, और हिंसा फैलेगी तो व्यापक स्तर पर फैलेगी। और पड़ोस में, क्योंकि जो आपका जो नेबरिंग नेशन है वो बांग्लादेश है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर उसका क्या असर पड़ता है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व को एजेंडे पे काम किया तो उसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ सकता है। और अभी सामने ये है कि बांग्लादेश ने कोशिश कर रहे हैं कि चीन से दोस्ती करने की, उसके विदेश मंत्री से बात हुई ऐसे, और यहाँ पे भारत को थोड़ा सा कई मामलों में थोड़ा सा इग्नोर भी किया है। तो ऐसी हालत में शुभेंदु अधिकारी के लिए इतना आसान नहीं होगा। इट इज ए वेरी टाइट रोप वॉक। जी संजीव जी। जोशी जी, मैं समअप आप करिएगा यहाँ लाके। मैंने जैसे अभी कहीं हम लोग तमिल, आपका एक तो हेड स्पेस कम कर लीजिएगा, हेड स्पेस आपका हेड कट रहा है थोड़ा सा, उसको मोबाइल को, हाँ ये थोड़ा सा आप दिखे हेड। जी जी। तो जो तमिलनाडु में जो हो रहा है, आपने देखिए परसों कहा था, हम लोग जब डिबेट में थे 2 दिन पहले, तो आपने कहा था कि अब ममता बनर्जी के जो चुनकर आए विधायक है उनको ये कदम उठाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि आप सब इस्तीफा दे दो। यही कुछ आज वहां से निकला था कि वो जो टीवी के से निकल रहा था कि अगर ऐसे ही है जो राज्यपाल या जो जिस तरीके से है कि हम लाठी और भैंस की बात कर रहे थे, जो संवैधानिक पदों का मिसयूज के बार बार ब्लेम्स होते हैं, सेंट्रल के इशारे पर जो चीजें चल रही हैं, कहना पड़ा। उन्होंने नंबर जुटा लिए, मैं भी जो कहा था 118 के आसपास आ गया, ऐसा निकल कर आ रहा था। लेकिन फिर भी ये जो सारा कुछ है और फिर इसका रेपरकेशंस क्या है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग? अंतिम आपका नोट सर। देखिए संजीव जी, पहली बात, उन तमिलनाडु के इतिहास में 1967 के बाद से अब पहली बार एक दलित पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक नायक के रूप में, राजनीतिक नायक के रूप में उभरा है। हालांकि वो अभिनेता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन राज्य सत्ता पर एक नायक के रूप में सामने उभरे हैं। तो वो निश्चित रूप से वो उनको आप हाशिए पे नहीं डाल सकेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 119 में भी करीब आधा घंटे 1-2 घंटे पहले तय हो गया, तो 119 का समर्थन उन्हें प्राप्त हो चुका है। तीसरी बात, मैं भाजपा के दोगलेपन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई। 1996 में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को 161 सीटें मिली थी लोकसभा की, और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रपति थे। और उन्होंने कहा कि हाँ, ये लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी आई है और मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। तो लेकिन उनको अपना बहुमत जो है सदन में सिद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए मैं 13 दिन का समय आपको दे रहा हूँ। उन्होंने काफी कोशिश की, अटल जी ने और अडवाणी जी ने दोनों मिलकर के उसको कुल मिलाकर के 194 सीटें में प्राप्त कर सके, जबकि उनको जरूरत थी 272, 285 में काफी कम थे। मैं यहाँ इस बात को दर्शाना चाहता हूँ कि जब सदन में फैसला होना है, यहाँ कर्नाटक का आप ले लें, अब इनको मनोरम जी को याद होगा कि 2018 था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के 104 थे, 104 थे बीजेपी के पास, बीजेपी 104 सीटें थी, और उसको भी मतलब कांग्रेस जेडीएस 37, 115 थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी जो भाजपा है और संघ परिवार है, इसके जो मानदंड जो हैं, राजनीतिक मानदंड और सांस्कृतिक मानदंड इतने बदलते रहते हैं, और सब संविधान का जो जिस ढंग से मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग करते हैं, ये अपने आप में। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु में, जैसा कि और हमारे पैनलिस्ट ने इस बात को कहा कि अगर इस बार इसको विजय को वापस कर दिया गया तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे पूरा तमिलनाडु, बल्कि इसके साथ साथ द्रविड़ संस्कृति का इतना तेजी से उभार होगा कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, जो आज 1 सीट मिली है, उसके बाद कोई 1 सीट भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय जो तथाकथित जो चाणक्य अपने आप को मानते हैं, हालांकि चाणक्य एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। बीजेपी कहती है, हम लोग नहीं मानते। बीजेपी कहते हैं, कुछ लोग हमारी गोदी मीडिया वाले भी कहते हैं। तो अमित शाह को उनके साथ मैं तो अमित शाह और मोदी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं, क्षमा करेंगे, दोनों मुझसे वो अभी तो एक जो
मर्यादा, एक मर्यादित नेता होते हैं, नेता की जो शैली होती है, राजनेता बहुत बड़ी चीज है। अभी तो मैं नेता की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स, वो भी नहीं है मोदी और अमित शाह। हाँ, उनकी तुलना आप अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इनको, देखिए एक चीज समझ लीजिए संजीव जी, कोई भी राष्ट्र नफे और नुकसान के सिद्धांत पर नहीं चलाया जा सकता। कंपनी आप चला सकते हैं, राष्ट्र को और देश को नहीं चला सकते। नहीं चला, बहुत सही बात, बहुत आपके सही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के डीएनए में और रग रग में नफा और नुकसान, जो एक बनिए की दुकान, अरे वो पूरे देश को एक बनिए की दुकान की तरह चला रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर तमिलनाडु में उन्होंने कुछ भी चाल करने की, इसका पूरा असर पूरे देश में जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इसका खामियाजा संघ को भी भुगतना पड़ेगा। तो एक बल्कि देखा जाए एक नई ढंग की राजनीति ने तमिलनाडु में जन्म लिया। देखिए डीएमके और एआईडीएमके के रूप में एक ओबीसी का वर्चस्व रहा है 1967 से, क्योंकि 1967 में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री थे भक्त वत्सलम। उसके पास एक ओबीसी लगातार, कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, लेकिन ये पहला समय है कि जो दलित जो है उसका उभार हुआ है, और उन्होंने अपने नायक को देखा है इसमें विजय के रूप। मैं समझता हूँ कि इसको अगर थोड़ा सा वो किया गया तो इसको समझना होगा अमित शाह को और नरेंद्र मोदी कि अब ज्यादा चाल चलनी नहीं चाहिए। एक संविधान की जो उसकी रक्षा करनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, और उनको तुरंत ही शपथ के लिए और ये सब सदन के अंदर